to another video of its commerce tips. So guys, आज है वीडियो नंबर 12 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर और कितने प्रिंसिपल्स थे? साइंटिफिक प्रिंसिपल 4। ओके, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं टेक्निक्स बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने दिया है। ओके, along with scientific principle टेलर डेवलप सम साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए। बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने डेवलप किया था एट हिज वर्क प्लेस जहां वो काम कर रहे थे। ओके, सो बेसिकली F.W. टेलर का मानना था, फोकस था, मेनली फोकस F.W. टेलर का किस पे था? ये सब जो टेक्निक्स दिए किनके लिए दिए? किसके लिए पता है? वर्कर्स। ओके, वर्कर्स के लिए। बेसिकली क्या है, इनका मानना था कि अगर वर्कर्स का काम सही हो गया, ओके, आउटपुट सही आ गया, सही समय पे वर्कर ने काम कर दिया, सही तरीके से सही आउटपुट लाके, तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता है। सो along with scientific principle Taylor developed some scientific technique by conducting various experiments at his workplace. सबसे पहला टेक्निक जो F.W. टेलर ने दिया वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फॉर्मेनशिप से आपको याद आ रहा होगा, ये हम लोग क्या था? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। लोअर लेवल पे क्या क्या था? फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, ये सब। तो लोअर लेवल का ही तो काम था, लोअर लेवल का ही तो काम था आपका वर्कर्स को संभालना, ये सब लोग। और मेनली ये सारे टेक्निक्स किसके लिए है? वर्कर्स के लिए। उनका मानना था F.W. टेलर का कि हर इंसान, मतलब वर्कर को सबसे पहले तो वर्कर को उनको काम में फोकस कराओ। ओके, बाकी प्लानिंग में अगर वो फोकस है तो उनका डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, ये सब, तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, प्रोडक्ट अच्छे नहीं बनेंगे, ये सब। तो उनको फोकस रहने दो अपने काम में, बाकी उनके ऊपर कुछ एक्सपर्ट बिठा दो। ओके, क्योंकि और जो एक्सपर्ट जिस चीज में अच्छे हैं, मतलब एक्सपर्ट मतलब क्या, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उनको लाओ और उनके ऊपर रख दो, ताकि वर्कर्स को गाइड करे, सही रास्ता दिखाए, सही टाइम पे कंप्लीट करवाए काम को, ये सब जो भी उनका वर्क है, जो भी उनका जॉब है। ओके, सो उन्होंने क्या किया? F.W. टेलर ने सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले फैक्ट्री को, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री। उन्होंने बोला सबसे पहले तो फैक्ट्री को डिवाइड कर दो 2 डिपार्टमेंट में। कितने डिपार्टमेंट में? 2। फैक्ट्री को डिवाइड करने के बाद पहला डिपार्टमेंट का नाम क्या था? प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब आओ, फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करने के बाद उन्होंने बोला एक्सपर्ट लाओ। ओके, हर इंसान तो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, तो 8 एक्सपर्ट लाओ, 8 एक्सपर्ट लाके वर्कर्स के ऊपर रख दो जो वर्कर्स को गाइड करे। ओके, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट। वो डिसाइड किया कि हर डिपार्टमेंट में, मतलब कौन से डिपार्टमेंट? प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, ये दोनों डिपार्टमेंट में कुछ एक्सपर्ट लाओ, फंक्शनल एक्सपर्ट। क्यों? टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। मेनली टू इंस्ट्रक्ट द वर्कर, टू गाइड द वर्कर, टू सुपरवाइज द वर्कर। ओके, सो देखो बेसिकली क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। सबसे पहले फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अब ये दोनों के लिए 4 और 4 एक्सपर्ट आ गए, टोटल कितना? 8। तो ये हो क्या रहा है? ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवीजन ऑफ वर्क जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन है ये पूरा। ओके, सो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर। कितने फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए? 8। 4 फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 फॉर प्रोडक्शन और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। सो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट 4 एक्सपर्ट। सबसे पहला वाला रूट क्लर्क। रूट मतलब वे, रास्ता, रूट, कैसा रूट होगा, इनके लिए रूट क्लर्क लाया गया वर्कर्स के लिए कि ये रास्ता दिखाएगा, स्टेप बताएगा, कैसे सीक्वेंस में जाना है आपको, कैसे सीक्वेंस में, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारा रास्ता बताएगा। दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस।
ऑफ स्टेप्स, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। ओके, ये फर्स्ट स्टेप, पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर यहाँ ऐसे करना है, तो ये स्टेप्स बताएगा। ओके, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब, मैकेनिकल जॉब हो चाहे मैनुअल जॉब हो, ओके, टेक्निकल हो या हाथ से हो। ओके, इसके लिए क्या लाया गया, रूट क्लर्क सबसे पहला। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब ये भी ऊपर बैठा दिया गया वर्कर के ऊपर कि आप क्या करो, इंस्ट्रक्ट करो, इंस्ट्रक्शन दो। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन जो होता है वो दो आप वर्कर को। ओके, ये भी एक्सपर्ट, ये सारे एक्सपर्ट है, ओके, अपने अपने फील्ड में, इसलिए इनको लाया गया है। दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर, और इंस्ट्रक्शन भी जो एकदम स्पेसिफाइड मैनर में इंस्ट्रक्शन। ओके, सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या था, जनरल इंस्ट्रक्शन बताना। ओके, थर्ड वन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये फॉरमैन आया, दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम। ये बोले कि आपको इस दिन शुरू करना है, मान लो आपको मंडे को 9 बजे शुरू कर देना है काम। ओके, मंडे को 9 AM से शुरू कर देना है, और सैटरडे तक, सैटरडे को आपको काम पूरा कंप्लीट करके ही रख देना है, मतलब सैटरडे तक काम कंप्लीट कर देना है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि टाइम बता देते कि ये इतना देर में हो जाना चाहिए वर्कर को। और दूसरा कॉस्ट क्लर्क, और ये भी एनालाइज करते थे पहले कि ये काम कितने कॉस्ट में हो जाएगा, और एनालाइज करके फिर बताते थे वर्कर को कि ये जो काम है ये आपका 1 लाख के अंदर हो जाना चाहिए, ये रहा रिसोर्सेस, और ये आपका 1 लाख लगना चाहिए कॉस्ट, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट है ना, ये इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो ये एनालाइज करके बता दिए। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इनका ध्यान देना था कि टाइम पे ध्यान देना है इनको, और कॉस्ट पे वर्कर को समझाना है कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए और इतने पैसे में हो जाना चाहिए। दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन द जॉब, कब स्टार्ट करना है और कब कंप्लीट करना है, और ही आल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, और कितने कॉस्ट में ये काम, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इनका ये काम था। फिर आए डिसिप्लिनेरियन। दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक मैनर, मतलब डिसिप्लिन वे में, हर चीज अगर डिसिप्लिन वे में, आपका अगर पढ़ाई भी अगर डिसिप्लिन वे में रहा तो आप जरूर 95% 98% जरूर लाओगे। ये सो डिसिप्लिनरियन, दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे में अगर कोई भी काम होगा, डिसिप्लिन संभालना इनका काम था, कोई भी काम होगा, चाहे कोई ये इनका काम हो चाहे आपका पढ़ाई हो, तो आपको सक्सेस से, मतलब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये सर, और इनको भी मिलेगी, है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस मिलेगी, और आपने भी अगर सब चीज सीक्वेंस और सिस्टमैटिक किया पढ़ाई तो आपको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये है 4 अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 एक्सपर्ट, एक तो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। अब आते हैं, ये तो प्लानिंग का खत्म हो गया, 4 एक्सपर्ट प्लानिंग में खत्म। अब अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर आर 4 एक्सपर्ट, इनका नाम भी अजीब है, नाम क्या है, गैंग बॉस, गैंग नहीं बना रहे, ओके, गैंग बॉस ये नाम है। ही अरेंज ऑल द मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेस। इनका काम है वर्कर को, वर्कर घर से थोड़ी ना मशीन लेके आएंगे, या वो अपने जेब से थोड़ी ना मशीन खरीदने वाले हैं, ये सुनो, अपना पैसा लगा के। इनका काम है कि आप देखो, आप देखना कि कोई मशीन की कमी तो नहीं है, कोई टूल्स या अदर रिसोर्सेस, कुछ कमी नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को 2 चाहिए, जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, आपको उसका ध्यान रखना है, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, ये उनका ध्यान देते थे। ये मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेस का इनका जिम्मा था, ये पूरा देखते थे कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है। ओके, स्पीड बॉस, ही एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, इनका भी काम वही, टाइमली, स्पीड, कितने स्पीड में करना है। ओके, ज्यादा स्पीड में भी करोगे तो काम खराब होगा, स्लो भी करे हुए तभी भी काम खराब ही होने वाला है, काम होगा ही नहीं। तो ना स्लो ना ज्यादा स्पीड, इनका काम था कितने पेस पे कितने स्पीड पे काम चलेगा। ओके, रिपेयर बॉस, ही एंश्योर दैट मशीन एंड टूल्स आर कीप्ड इन वर्किंग कंडीशन। अगर कोई मशीन खराब है, कोई मशीन काम नहीं कर रही, काम करते करते बंद हो गई, ये सुनो, तो इनका काम क्या है, उसको रिपेयर करवाना है। ओके, उनको रिपेयर करवाना, क्योंकि ये एक्सपर्ट है उसमें, उनको रिपेयर कराना, इनको देखना है सब मशीन वर्किंग कंडीशन में है कि
नहीं तो अगर कुछ खराबी है तो उनको जल्दी से जल्द करवाना, ताकि नहीं तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। ओके। और इंस्पेक्टर मीन्स इंस्पेक्ट करना। प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्शन हो गया, ये रहा प्रोडक्ट, मान लो ये प्रोडक्ट है, बिस्किट है ये मान लो। अब इनको चेक करना कि ये प्रोडक्ट जो आया है, ये आउटपुट जो आया है, क्वालिटी कैसा है इसका, ये समझो सही बना है कि नहीं। ओके, स्टैंडर्ड वो है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं उस स्टैंडर्ड पे अभी भी है कि नहीं। अगर लो है तो नहीं चलेगा ना, आप ही रहना पड़ेगा जैसा है। तो इनका काम था ही चेक द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, तो इनका काम था क्वालिटी चेक करना। तो क्या था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शनल फोरमैनशिप। इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बाय F.W. Taylor, the first techniques. Okay, चलिए नेक्स्ट टेक्निक बाय F.W. Taylor इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मींस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, काम का स्टैंडर्ड बनाए रखना, काम में स्टैंडर्ड बनाए रखना। और अगर काम में स्टैंडर्ड बना रहेगा तो प्रोडक्ट भी अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनेगा, यस और नो, अच्छे हाई लेवल का प्रोडक्ट बनेगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम सिंपल तरीका से करना, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, रास्तों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, यस और नो। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते थे F.W. टेलर। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू, पहले स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन में जितने भी फेजेस होते हैं सब में स्टैंडर्ड लाना, टूल्स खरीदने से लेके मशीन, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, ये मानना था F.W. टेलर का। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का यहाँ मतलब सिर्फ क्वालिटी को स्टैंडर्ड करना नहीं है, बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड ऑफ साइज। क्वालिटी तो स्टैंडर्ड कब होगा, जब उसका साइज स्टैंडर्ड का बनेगा, टाइप्स, वेट एक्सेट्रा। साइज में मान लो आपका एक बिस्किट का फैक्ट्री है, ओके, आपने बिस्किट का साइज रखा मान लो ये वाला, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, ये समझो। तो साइज स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। आप एक इतना बड़ा बिस्किट का साइज बना दोगे तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये समझो। तो स्टैंडर्ड का साइज मेंटेन करना कोई भी चीज में, ये समझो। कोई भी पैकेट है तो आप पैकेट एकदम बड़े साइज का बिस्किट का पैकेट नहीं, कोई नहीं लेगा, ये समझो। अच्छे साइज का पैकेट हो, स्टैंडर्ड साइज का पैकेट हो। टाइप्स, आप बहुत सारे टाइप्स के बिस्किट बना रहे हो, बहुत सारे टाइप्स के, तो इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कौन से बिस्किट का क्या क्वालिटी है, आपको लेबर ज्यादा रखने पड़ेंगे, आपको मशीन ज्यादा रखना होगा। हर लेबर अलग है, हर लेबर का खासियत अलग है, क्वालिटी अलग है, ये समझो। तो हर एक लेबर हर काम नहीं कर सकता, तो आपको इसके लिए क्वालिटी चेंज करने के लिए भी आपको अलग अलग लेबर रखना होगा, किसको क्या चीज आता है, ये समझो। फिर वेट, आपने वेट मान लो आपने बिस्किट का वेट रखा मिनिमम 5 kg, कौन लेगा, है कि नहीं। अब 5 kg का बिस्किट का है, आप देखते होगे बिस्किट का पैकेट कैसा आता है, एक छोटा आता है कि नहीं, एक मीडियम आता है, एक लार्ज आता है कि नहीं। हर चीज में शैम्पू का ही आप देख लो, 1-1 रुपया 2-2 रुपया के भी पैकेट आते हैं छोटे छोटे, और पूरे बोतल भी आता है कि नहीं। तो साइज, वेट, टाइप ये सब मेंटेन करना है, तब जाके आपका क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा। ओके, क्वालिटी मेंटेन रहेगा और ये सब भी देखना है। अगर मान लो आपका क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी तो आपका 1 नंबर का है, ओके, और साइज बना रहे हो ऐसा साइज, कोई नहीं लेगा, है कि नहीं। डायरेक्ट 5 kg का बिस्किट का पैकेट है और क्वालिटी तो 1 नंबर है, चलो क्वालिटी तो मैं मानता हूँ फर्स्ट क्लास क्वालिटी है, ओके। तो क्वालिटी के साथ साथ ये चीजों को भी ध्यान देना है, ये बोलना था F.W. टेलर का, ओके। तो जाके आपका सेल बढ़ेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब काम था। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन लाने का, ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर ए, टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस किया जाए टू फिक्स टाइप। एक टाइप सेट करो, कितने टाइप्स के बनाने हैं, 2 टाइप्स 3 टाइप्स। साइज सेट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करो, उस पूरे प्रोडक्ट का फीचर्स सेट करो, क्या क्या होने वाला है उसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या कितना साइज, प्रोडक्ट, सब चीज, ओके। फीचर्स में क्या आता है उसके बारे में हर चीज, यस और नो। तो टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी में स्टैंडर्ड बना रहे, यस और नो।
टू सेट अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। मशीन तो आप समझ रहे हो, मैन यहाँ वर्कर और एम्प्लॉय को कहा जा रहा है, और बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर का मेन मोटिव क्या था, वर्कर पे ध्यान देना है कि नहीं। तो टू सेट अप परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस एकदम स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस हो, मशीन का चाहे वर्कर का भी। ओके, अच्छे अच्छे मशीन हो, आउटडेटेड नहीं। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल रखना। सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी। अननेसेसरी वैरायटी आपने बना के रखा है, बिस्किट का बहुत सारा वैरायटी है, पता चल रहा है कि ये जो वैरायटी है ये दोनों सेम ही है, तो ये अननेसेसरीली इसको दो को एक करो। ओके, अननेसेसरी वैरायटी हटाओ एंड ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एज मोर वैरायटी मींस मोर इन्वेंटरी, ज्यादा वैरायटी रखोगे ज्यादा स्टॉक लगेंगे, ज्यादा आपको क्या रॉ मटेरियल लगेगा। मोर टाइप्स ऑफ मशीनरी, अलग अलग टाइप के मशीन भी लाने पड़ेंगे आपको, ये समझो। फिर मोर लेबर कॉस्ट, ज्यादा लेबर रखना होगा, अलग ज्यादा वैरायटी बनाओगे तो हर आदमी हर काम में सही नहीं होता है, ये समझो। हर आदमी को हर काम नहीं आता है, तो लेबर भी आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। सिंपल। It will also help in improving quality and reduction cost. Improving quality and reduction cost. स्टैंडर्ड बना रहेगा, सिंपल रहेगा, सिंप्लीफाई रहेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होंगे। अगर रिसोर्सेस वेस्ट हो गए तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये तो कॉस्ट में जुड़ेगा ना, कॉस्ट में ही जाके ऐड होगा ना, तो आपका तो कॉस्ट बढ़ेगा, है कि नहीं। तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो कोई लेगा नहीं। ये समझो, आप 10 का चीज अगर 12 कर दोगे तो फिर कोई आदमी सोचेगा अब 10 का 12 हो गया, ये समझो कोई। तो ये सब पब्लिक बहुत चीज देखती है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। काम में सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्ड आ गया तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बनना ही। ओके, नेक्स्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट, मेथड स्टडी। कौन सा मेथड यूज करें हम लोग, ये कंफ्यूजन है। ओके, जैसे स्कूल में बच्चों, आप लोग स्कूल में थे तो फाइंड दिस प्रॉब्लम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, यस और नो। कौन सा मेथड यूज करें, किसी काम में लॉन्ग डिवीजन भी सही होता है, किसी काम में शॉर्ट डिवीजन भी सही होता है, यस और नो। तो मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। बेस्ट वे देखना है, आपके पास 2-4 अल्टरनेटिव्स है, 2-4 रास्ते हैं आपके पास, 2-4 वे है। मेथड मींस वे, 2-4 रास्ते हैं, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है इस टास्क को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर बार यही सही होगा, कुछ टास्क को करने के लिए क्या पता आपको ये रास्ता अपनाना पड़े। यस और नो। व्हिच कीप प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम रखेगा अगर अच्छा मेथड रहा तो, एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, और आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सकोगे, वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका रिसोर्सेज वेस्ट हुआ तो कहाँ जुड़ेगा, वो प्रोडक्ट पे जो जोड़ना होगा आपको। जैसे कि LIT और CIT मेथड में क्या क्या आप कर सकते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब आप देख रहे हो कि मेथड में कौन सा लूं, लेबर ज्यादा रखूं अपने फैक्ट्री में या मशीन ज्यादा लाऊं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस मशीनरी ज्यादा लाऊं, यस और नो। तो मैं क्या करूं, कौन सा मुझे रिसोर्सेस मेरा कि कौन सा काम करने से, लेबर ज्यादा रखने से मेरा रिसोर्सेस वेस्ट होगा कि नहीं, ये आपको एनालाइज करना होगा। कौन सा रिसोर्सेस मेरा बचाएगा, कौन सा टेक्निक मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचाएगा, वो आपको एनालाइज करके चुनना है कि कौन सा मैं लूं, कौन सा मेथड लूं, लेबर वाला या मशीन वाला। ज्यादा मशीन खरीदूं या मशीन कम ही खरीदूं, लेबर ज्यादा रखूं, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा मेरा कॉस्ट बचाता है, कौन सा रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होता है, ये सब। तो ये है आपका मेथड स्टडी, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा वे मैं चुनूं। नेक्स्ट नंबर 4, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहता है, मोशन स्टडी रेफर्स टू मेकिंग थोरो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशन बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर व्हाइल ही इज डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क करने में एफडब्ल्यू टेलर बोलते थे आप पहले वर्कर को एनालाइज करो, एक दिन नहीं बहुत दिनों तक एनालाइज करो सारे वर्कर्स को, ओके, और देखो कि ये लोग अननेसेसरीली कहां ये लोग वेस्ट करते हैं टाइम को, टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। प्रोडक्टिव, मान लो एक पर्सन काम करने के लिए बैठा हुआ है, ओके, ये 5 घंटा काम किया, मान लो 5 घंटा में ये कितने बार आना जाना किया, कितने बार, और जितने बार आना जाना किया, मान लो 10 बार आना जाना किया है, ओके, 10 टाइम्स इसका मोशन हुआ है, 10 टाइम्स मूवमेंट हुआ है। तो इसमें से कितना टाइम यूजफुल है और कितना ऐसे ही इसने किया है, कितना टाइम इसने, मान लो 3 टाइम्स इसने अनप्रोडक्टिव हुए,
ओके, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट किए और 7 टाइम्स प्रोडक्टिव, सही था, मूवमेंट करना जरूरी था। तो इसको एनालाइज करो और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको हटाओ। ओके, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, फॉर कटिंग अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। फिर इसको हटाओ, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट करोगे टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्ट बनना है 50, एक दिन में बनेगा 40, है कि नहीं, इधर उधर में टाइम चला जाएगा। टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। क्या बोला जा रहा है, मान लो एक पर्सन है, ये बार बार यहाँ काम करता है, इसका काम चल रहा है, ये बार बार जाता है 3rd फ्लोर पे, ओके, या 2nd फ्लोर पे जाता है, वहां से टूल्स लाता है, फिर यहाँ काम करता है, फिर वापस इसको कुछ जरूरत पड़ता है वही करता है, मतलब इसका टूल्स यहाँ रखा हुआ है, तो इसको उठा के यहाँ रखो ना, इसको इधर रखवाओ कि ये सामने इसका काम हो जाए, यहीं से यहाँ से यहाँ करता रहिए। अब ये जाएगा, एक तो थक जाएगा, ऊपर आके वहां जाते आने में थकेगा, फिर वहां जाके आराम करेगा, फिर यहाँ बैठेगा, तो ऐसे नहीं करना है। FW टेलर बेसिकली वर्कर पे ध्यान देते हैं, तो वर्कर को थकाना भी नहीं है अनप्रोडक्टिवली, ये सब काम करके, सही काम करके थक रहा है तो सही है, पर अगर गलत काम करके बिना फालतू में थक रहा है तो ये गलत है। ओके, तो मोशन स्टडी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को ठीक करना है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हटाओ, प्रोडक्टिव मूवमेंट ही रखो। हाँ, जो टूल्स है उसका, फॉर एग्जांपल जो टूल्स है उसका 3rd फ्लोर से लाके सामने रखो, जहाँ काम चल रहा है उसका, जहाँ साइट है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ साइट है उसके सामने एक मतलब टूल्स रखने का एक वेयरहाउस बना दो, ये सब। तो ये सब कहना था FW टेलर का। फर्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, कौन सा मेथड चुने, मोशन स्टडी, अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव मूवमेंट को ठीक करना, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाना, प्रोडक्टिव मूवमेंट को रहने देना। ओके, एनालाइज करके, थोड़ा एनालिसिस। ओके, our next technique is time study by FW Taylor. Time study refers to a technique which is used to determine the standard time taken by a workman of reasonable skill and ability to perform a well-defined job. यहाँ FW Taylor बोल रहे थे कि टाइम, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है। एक टास्क को करने के लिए आपको, एक वर्कर को कितना टाइम लगता है, ये आप कैसे बताओगे? मतलब मान लो आप कैसे सेट करोगे कि हाँ ये 5 आवर्स में हो जाना चाहिए, 5 डेज में हो जाना चाहिए, ये काम 2 डेज में हो जाना चाहिए, कैसे सेट करोगे? आप रैंडमली सेट नहीं कर सकते। आप पहले वर्कर्स को एनालाइज करो, एक वर्कर को नहीं, हर वो वर्कर को, हर वो एवरेज वर्कर को, ये समझो, जिसका पास रीजनेबल स्किल हो और अच्छा एबिलिटी हो टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब, उनको पहले एनालाइज करो, 1 दिन 2 दिन नहीं, बहुत दिनों तक, 100 टाइम्स एनालाइज करने के बाद आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो कि हाँ ये काम 4 डेज में तो हो ही जाना चाहिए। ओके, तब जाके एक स्टैंडर्ड टाइम, तब जाके सारे वर्कर्स कर सकेंगे। ये सर, अगर मान लो आप स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर दोगे, जिस काम को कुछ लोग कर रहे हैं 5 दिन में, कुछ लोग कर रहे हैं, मान लो जो जिनके पास एकदम एक्सपर्ट है, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3 दिन में, तो आप 3 दिन सेट कर दोगे तो जो एवरेज है वो नहीं सहेंगे ना। तो आप एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करो कि हाँ 4 आवर्स में तो ये काम हो जाना चाहिए। तो वो ये बोलते थे कि टाइम स्टडी फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म ए जॉब। पहले तो स्टैंडर्ड टाइम आपको ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है टू परफॉर्म ए जॉब। ओके, टू सेट अप स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर, एक टारगेट, तो स्टैंडर्ड टारगेट। अब आप मान लो कि 2 डेज का आपने टारगेट दे दिया, बहुत ही ज्यादा, तो ऐसे भी नहीं। अब टारगेट कैसे देना है उसको भी आप एनालाइज करो कि हाँ मैंने बहुत बार टारगेट दिया था, इतना परफॉर्म हो गया है, तो आप उस हिसाब से आप देख के वर्कर्स को एनालाइज करके कि कितने दिन में वर्कर्स टारगेट पूरा कर रहे हैं, कितने टाइम में एक टारगेट, कितना टारगेट देने से सही रहेगा, कितने काम दूं, कितना टास्क दूं, ये सब तो उस हिसाब से दो। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, और इससे क्या पता चलेगा आपको टाइम स्टडी से कि आपको कितने एम्प्लॉइज और चाहिए होंगे और कितने एम्प्लॉइज से आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास 10 एम्प्लॉई है, ओके, और आपका काम मान लो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के बाद भी आपका काम थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आप 2 वर्कर और रख लो। या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने जो स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टास्क सेट किया था, ओके, मान लो स्टैंडर्ड टाइम 4 डेज और स्टैंडर्ड टास्क मान लो मैंने 4 डेज में दिया था इनको 8 टास्क, ओके, पर डे 2 टास्क करने के लिए, और 10 एम्प्लॉई है मेरे पास और इन लोगों ने पूरा कर दिया,
तो मतलब सही है, आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। तो आपको इससे पता चल जाएगा टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, कितना एम्प्लॉयड वर्कर कितने काम कर रहे हैं, कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो टाइम स्टडी बहुत ही जरूरी है इन द मेथड ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है? फटीग स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग ए टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए एक वर्कर को। मान लो फॉर एग्जांपल एक वर्कर काम कर रहा है, ओके, वर्क फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। ये सुनो, मान लो एक वर्कर फिजिकली वर्क कर रहा है, अगर वो 5 घंटे से कर रहा है तो उसको रेस्ट चाहिए होगा। हम आप हर कोई काम करते करते थक जाते हैं, ये सुनो, तो रेस्ट भी चाहिए बीच बीच में, है कि नहीं। वो रेस्ट 5 मिनट का भी हो सकता है। मान लो कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसको आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, ताकि उसको उसके आंख को आराम मिले। अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, मेहनती वर्क कर रहा है कंस्ट्रक्शन में, तो उसको अगर 2-3 घंटा काम किया, 4 घंटा अगर काम कर लिया, तो उसको 30 मिनट का रेस्ट दिया जाए, या 5 घंटा काम कर लिया तो 30 मिनट का रेस्ट दिया जाए। तो इनका मानना था कि ये सेट करो कि कितना रेस्ट दिया जाए, कितना टाइम, मतलब कितने बार उनको रेस्ट दिया जाए। सबसे पहले बात, एक दिन में अगर आपका काम है 10 आवर्स का वर्क है, तो 10 आवर्स में कितने टाइम्स रेस्ट दिया जाए, कितने कितने देर का रेस्ट दिया जाए, ओके, और कितने कितने टाइम पे रेस्ट दिया जाए। मान लो 2-2 घंटे पे रेस्ट दिया जाए, या 3-3 घंटे पे रेस्ट दिया जाए, या 5-5 घंटे पे रेस्ट दिया जाए, ओके, और कितने कितने देर के लिए रेस्ट दिया जाए, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 20 मिनट का, ये सब चीज फटीग स्टडी है। ओके, ये सारे चीज फटीग स्टडी है। कितना टाइम रेस्ट दिया जाए, पूरे 10 घंटे में मान लो 3 टाइम्स रेस्ट दे दो। कितने कितने देर के लिए रेस्ट दिया जाए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और कितने कितने इंटरवल पे रेस्ट दिया जाए, मतलब काम करने के कितने कितने देर के बाद। समझ पा रहे हो? द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड बी डिसाइडेड थ्रू फटीग स्टडी एंड नॉट रैंडमली। ये भी रैंडमली नहीं, आपको एनालाइज करना होगा कि एक वर्कर कितने देर में थक रहा है। एक वर्कर नहीं, सारे वर्कर को एनालाइज करना होगा 100 टाइम्स, तब जाके आप ये डिसीजन लो कि हाँ, इस काम को करने के लिए काम करो, 1-1 घंटे में 10-10 मिनट का रेस्ट दे दो। या फिर अगर ज्यादा फिजिकल वर्क है तो आप एक काम करो, फिजिकल वर्क ज्यादा है तो आप एक काम करो, 5 घंटा कोई काम करता है तो उसको 30 मिनट रेस्ट दे दो। ओके, समझ में आ गया? चलिए, नंबर 7 है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। Differential piece wage refers to a system in which efficient and inefficient worker are paid at different rate। यहाँ क्या बोल रहा है FW टेलर कि जो एफिशिएंट वर्कर है उनको ज्यादा वेज दो, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको कम वेज दो। अब इससे क्या होगा, देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट करते हैं हम लोग, मान लो एक सेट किया वेज कि जो लोग 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उनको मिलेगा 50 पर यूनिट, एक यूनिट पे 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ओके। और जो लोग ज्यादा, तो ये तो 500 हो गया, ये तो मिलेगा। 10 यूनिट जो प्रोड्यूस करेंगे उनको 50 रुपया करके मिलेगा पर यूनिट पे। अब जो लोग यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो वर्कर मोर देन 10 यूनिट, 10 यूनिट से ज्यादा अगर प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 10 यूनिट से ज्यादा, मतलब मान लो 11 मान लेते हैं, 11, तो उनको मिलेगा 60 रुपीज, 60 मिलेगा पर यूनिट। अब मान लो 11, तो 11 इंटू 60 कितना हो गया, 660। 12 किया जिसने, उसको कितना हो गया, 720। ये समझो, तो जो ज्यादा किया ज्यादा मिलेगा। 10 यूनिट करोगे तो 50 रुपया करके मिलेगा एक यूनिट पे। 10 यूनिट से ज्यादा बना दिए, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 50, तो आपको 60 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। और अगर आपने 10 से कम बनाया, मान लो आपने बनाया 8 या 9, 10 से कम, लेस देन 10 यूनिट, तो आपको मिलेंगे मान लो 40 रुपीज 40 पर यूनिट। ओके, तो ये आपका तो 8 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 8 4 32, 320, तो घट गया। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे अच्छा करने के लिए, अपना स्किल डेवलप करेंगे कि हाँ पैसा मिल रहा है, अब हमें भी काम करना होगा, हम भी काम करेंगे, हम भी दिखाएंगे, हम भी 10 यूनिट से ज्यादा बनाएंगे, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, उनका भी फायदा, उनको भी अपना ज्यादा पैसा मिलेगा ज्यादा काम का,
और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये समझो, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अच्छा टेक्निक है थ्रू FW10 कि अलग अलग कर दो, जो अच्छा काम करते हैं उनको ज्यादा दो, जो नहीं कर पाते उनको कम दो, खुद ही अच्छा करने लग जाएंगे, उनको सीखेंगे वो खुद ही कि हमें सीखना है, धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाएंगे, जो इनएफिशिएंट है वो भी एफिशिएंट बन जाएंगे। ये समझो, तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये। नेक्स्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन। The objective of mental revolutions are change in mental attitude of worker and management towards each other, cooperation between worker and management, there should be positive thinking between worker and management। वर्कर सोचते हैं कि मैनेजमेंट दिन रात काम करवा रही है, जितना हम काम करते हैं उससे कम पैसा मिलता है, ये सब ओवर बर्डन कर देती है, ओवर टास्क दे देती है, दिन भर यही सोचते रहते हैं, ये सब। और मैनेजमेंट ये सोचते रहते हैं कि वर्कर आते हैं, बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और चले जाते हैं, या काम ही नहीं करते, तो दोनों ही गलत है। अगर वर्कर काम नहीं कर रहा है तो फिर काम हो कैसे रहा है, और वर्कर भी गलत सोच रहे हैं। अगर आपको जब दिया जा रहा है वेजेस या सैलरी, आपको अपने काम का ही तो दिया जा रहा है, ये समझो। मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट बिना मतलब ये क्या है, मैनेजमेंट मान लो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में आपको दे देगी, ऐसा तो है ही नहीं, तो आप काम कर रहे हो जितना आपको मिल रहा है। तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को ही ये गलत जो निगेटिविटी है, समझ पा रहे हो, जो निगेटिविटी है चाहे वो मैनेजमेंट के बीच में हो या वर्कर के बीच में हो, ये हटाना होगा। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग लाना होगा कि हाँ, वर्कर को ये सोचना होगा कि हाँ, मैं जितना काम करता हूँ मुझे उसका उतना मिल जाता है। ओके, मुझे उसका सैलरी उतना मिल जाता है, मैनेजमेंट देती है, बोनस भी देती है, ओके, कमीशन भी देती है, मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना देती है, इनको ये रखना होगा। और मैनेजमेंट को भी ये सोचना होगा कि हाँ, वर्कर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वर्कर आके बैठ के गप्पे लड़ा के जा रहे हैं, ओके, मोबाइल यूज करके जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा दोनों को, तब जाके कोऑपरेशन बनेगा, तालमेल बैठेगा दोनों में, काम आगे जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। समझ पा रहे हो? ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन और पूरा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW10। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।